व्याकरण को कठिन मत समझो, व्याकरण को कठिन मत समझो, ये तो हमारी भाषा का जीपीएस है। आप सभी को मेरा नमस्ते। क्या आपको लगता है कि हमारी हिंदी व्याकरण पढ़ना मतलब ढेर सारे नियमों को याद रखना? अरे नहीं, तो तैयार हो जाइए इस हिंदी व्याकरण सीरीज की दुनिया में मज़ेदार सफ़र के लिए, जहां हम सीखेंगे ही नहीं, टॉपर भी बनेंगे। तो बढ़ते हैं अपने इस मज़ेदार सीरीज की तरफ, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक है भाषा। आज हम भाषा को जानेंगे, समझेंगे और हमेशा के लिए याद भी कर लेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे आज कि भाषा के बिना नियम, कठिन नियमों को याद करें, किस तरीके से भाषा से संबंधित सभी प्रश्नों को आसानी से याद रखा जा सकता है। अगर आप सारे प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे तो आज आप भाषा से एक भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। पहला प्रश्न है हमारे सामने, भाषा का सही अर्थ क्या है? यहाँ पर पूछा गया है भाषा का सही अर्थ क्या है। बोलने की आदत, विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम, लिखने की कला, व्याकरण का अध्ययन। तो भाषा क्या है? हमारे विचार और भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जो हम बोलते हैं, हमारे जो विचार हैं, जो थॉट हैं, वही हमारी भाषा है। देखेंगे कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार, भावनाएं और अनुभव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्रारंभ में हमारे पास भाषा नहीं थी, सांकेतिक भाषा का, यानी कि उसमें हमारे विचार, थॉट, जो भी भावनाएं हैं, हम एक दूसरे के साथ साझा नहीं कर सकते थे। लेकिन व्याकरण की भाषा में दो प्रकार की भाषाएं मुख्यतः हैं, एक लिखित और दूसरी मौखिक। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? द्रविड़ भाषा परिवार से, चीनी तिब्बत भाषा परिवार से, हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से या ऑस्ट्रिक भाषा परिवार से? तो हिंदी के भी जो परिवार हैं देखेंगे तो हमारी जो हिंदी, भारत की हिंदी जो है वो किस भाषा से है? हिंद यूरोपीय भाषा परिवार से, जिसे भारोपीय भी कहते हैं। हिंदी भाषा हिंद यूरोपीय परिवार की भारतीय आर्य शाखा में आती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है हमारा, हिंदी की लिपि कौन सी है? अब लिपि का मतलब क्या होता है? लिखना, जो हमारे अक्षर होते हैं। जैसे अंग्रेजी करें ABC, ये हमारी लिपि है। इसी प्रकार से हम हिंदी वर्णमाला की बात करें, आ, ई, उ, ये सभी क्या है? लिपि कहलाती हैं। मतलब भाषा के लिखित चिन्ह जो हैं वो क्या कहलाते हैं? लिपि कहलाते हैं। जब तक लिपि नहीं है आप किसी भाषा को पढ़ ही नहीं सकते हो। जो हमारी हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जो एक ध्वन्यात्मक लिपि है। देवनागरी लिपि की और देखें कौन कौन सी भाषा है। एक तो आपकी संस्कृत है, दूसरी कौन सी है? मराठी है, ठीक है, नेपाली है और गुजराती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भाषा और बोली में मुख्य अंतर क्या है? यहाँ आपको बताना है कि भाषा क्या है और बोली क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदी में जो बोलियाँ हैं, जैसे आपकी ब्रज है, अवधी है, मराठी है, भोजपुरी है, छत्तीसगढ़ी है, कुमाऊनी है, गढ़वाली है, ये सभी बोलियाँ हैं। तो यहाँ पर भाषा बड़ी होती है, बोली छोटी होती है। बोली में व्याकरण नहीं होता है, भाषा लिखी जाती है, बोली बोलने में आती है, सभी सही हैं। तो देखा जाए अगर हम भाषा की बात करते हैं तो भाषा बड़े लेवल पर होती है, जैसे आप उसका भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होता है, जबकि बोली का छोटा होता है। अगर ब्रज बोली की बात करें तो एक ब्रज क्षेत्र में बोले जाने वाली है। उसी प्रकार से अवधी है, खड़ी है, भोजपुरी है, पूरे भारत के लोग नहीं बोल सकते, लेकिन भाषा, हिंदी भाषा जो है पूरे भारत के लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से हिंदी भाषा में जो है व्याकरण भी होता है, लेकिन बोली में व्याकरण की उतनी आवश्यकता नहीं होती है। भाषा लिखी जाती है, लेकिन बोली जो है मुख्यतः मौखिक होती है, अर्थात बोलने में तो सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। देखो यहाँ पर भाषा का एक मानकीकृत रूप होता है, जबकि बोली स्थानीय, क्षेत्रीय, उसमें कोई मानक नहीं होती। भाषा में मानक रूप होते हैं। भाषा लिखी पढ़ी जा सकती है और बोली मुख्य रूप से मौखिक होती है। बोली का मतलब क्या? मुख्य रूप से जो आपके क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ब्रज भाषा हो गई, ठीक है। भाषा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे साहित्य में प्रयोग होने के कारण इसको हमने भाषा का नाम दे दिया, लेकिन एक्चुअल में ब्रज जो है हमारी बोली है। प्रश्न है हमारे सामने, हिंदी का मानक रूप किस बोली पर आधारित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यहाँ आपके लिए दिया गया है कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या भोजपुरी। आधुनिक मानक हिंदी का आधार जो है पश्चिमी खड़ी बोली, ये पश्चिमी हिंदी से निकली है। पश्चिमी हिंदी से कौन सी है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली को ही आज हम हिंदी मानक रूप में इसको माना हुआ है। अगला प्रश्न है हमारे सामने,
भाषा का सबसे छोटा ध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाता है? यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी, शब्द कहलाएगी, वाक्य कहलाएगी या फिर अक्षर कहलाएगी? तो अक्षर नहीं होगी, वाक्य नहीं होगी, शब्द नहीं होगी, क्या होता है? वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वन्यात्मक इकाई होती है। इसे बोला जा सकता है, इसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, व्याकरण का भाषा में क्या कार्य है? भाषा को सजाना, भाषा को नियमबद्ध करना, भाषा को बदलना, भाषा को कठिन बनाना। तो व्याकरण क्या करता है? भाषा को नियमबद्ध करता है। व्याकरण ही हमें सही और जो है शुद्ध रूप में उच्चारण करना, लिखना और पढ़ना, व्याकरण ही ये कार्य करता है। तो व्याकरण भाषा को सही, शुद्ध और नियमबद्ध रूप से प्रयोग करने में मदद करता है हमारी। आगे है, मातृभाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो स्कूल से सीखी जाए, वह भाषा जो किताबों में हो, वह भाषा जो माँ के माध्यम से बचपन से सीखी जाए, या विदेशी भाषा। तो मातृभाषा का मतलब क्या है? मदर टंग। यहाँ पर माँ के माध्यम से बचपन से सीखी जाए, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मम्मी बोलती हूँ, इसका मतलब है कि वह भाषा जो हमारे परिवार में बोली जाती हो, ठीक है, जो हमारे परिवार में आसपास, परिवार के आसपास बोली जाती है, परिवार में बोली जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? मदर टंग। इसीलिए हमने लिखा कि बचपन से सीखी जाती है, जिसे हम बचपन से सीखते हैं और वह स्वतः ही आ जाती है हमें। अगला प्रश्न है, यहाँ देखोगे, मातृभाषा वह है जिसे हम जन्म से अपने परिवार और समाज में बोलते सुनते सीख लेते हैं। भाषा की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? मनोरंजन, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान, पढ़ाई या प्रतियोगिता। तो मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था कि भाषा की उत्पत्ति क्यों हुई। अगर हमने सबसे पहले सांकेतिक भाषा, संकेत बनाए, ठीक है, संकेत के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। तो यही कारण हुआ कि हमने क्या किया? भाषा की उत्पत्ति की, अर्थात विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के भावों को समझना और अपने भावों को कह पाना। भाषा का मूल उद्देश्य एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक विचारों और भावनाओं को पहुंचाना ही, इसीलिए भाषा का जो है उत्पत्ति हुई, भाषा को बनाया गया। अगला प्रश्न है, संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? प्राकृतिक भाषा है, कृत्रिम भाषा है, मिश्रित भाषा है या बोलचाल की भाषा है? तो जो संस्कृत है वो कैसी है? कृत्रिम भाषा है, जिसे बनाया गया है। संस्कृत को कृत्रिम संस्कृत भाषा कहा जाता है क्योंकि इसे व्यवस्थित रूप में संभाला गया है। हिंदी भाषा का सबसे प्राचीन रूप कौन सा है? अपभ्रंश, प्राकृत, अवधि या खड़ी बोली? तो इस प्रश्न को समझेंगे। यहाँ पर देखो, हिंदी का विकास प्राकृत, अपभ्रंश, प्रारंभिक हिंदी जिसे आधुनिक हिंदी के रूप में हुआ, जैसे आधुनिक हिंदी में कहते हैं। यानी प्राकृत जब टूटी फूटी तो उसी के जो है टुकड़े होते होते, विकास होते होते उसी में से आधुनिक हिंदी का निर्माण हुआ है। प्रश्न हमारे सामने, भाषा विज्ञान किसका अध्ययन कराता है? केवल व्याकरण का, केवल साहित्य का, भाषा की संरचना, इतिहास और प्रयोग का, या केवल बोलियों का? तो भाषा विज्ञान जो है वो भाषा की संरचना, इतिहास और प्रयोग अर्थात इन सब का अध्ययन कराता है। भाषा विज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें भाषा के सभी पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भारत में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? बहुत ही आसान प्रश्न है और ये हम सबको आना चाहिए। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन दुर्भाग्यवश हिंदी ही राजभाषा नहीं है हमारी, अंग्रेजी भी हमारी राजभाषा है, क्योंकि हिंदी के साथ अंग्रेजी को कुछ वर्षों के लिए लागू किया गया था, लेकिन अंग्रेजी हमारे लिए इस प्रकार से आवश्यक हो गई कि सदा के लिए उसे हमने संविधान में क्या किया? राजभाषा का दर्जा दिया है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, भाषा के कितने रूप होते हैं? हम पढ़ रहे हैं व्याकरण, और मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि व्याकरण में भाषा के मुख्यतः 2 ही रूप होते हैं, ठीक है। वैसे हिंदी में अगर हम देखें तो 3 रूप हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा, लिखित। लेकिन व्याकरण के रूप में देखें तो मुख्यतः 2 ही रूप हैं, क्योंकि व्याकरण सांकेतिक भाषा को नहीं मानता है। मौखिक जिसे हम बोलते हैं, लिखित मतलब जिसे हम लिखते हैं, यानी कि बोलना और ठीक है पढ़ना। लिपि का क्या कार्य है? भाषा को बोलना, भाषा को लिखित रूप देना, भाषा को समाप्त करना, भाषा को कठिन बनाना। तो जरा बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि लिपि का मुख्य रूप से क्या कार्य होता है। लिपि किसे कहते हैं? क्या बताया था कि भाषा को लिखित रूप देना, यानी कि जो हम लिखते हैं
यही हमारी क्या है, लिपि है। लिपि वह चिन्ह प्रणाली है जिसमें बोले जाने वाली भाषा को लिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। तो एक प्रश्न और इसके साथ डिस्कस किया था, बताओ हमारी हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है, लिख के बताओ जरा एक बार। प्रश्न है हमारे सामने, बोली का सबसे बड़ा आधार क्या है? भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक, शिक्षा, विज्ञान। तो भौगोलिक क्षेत्र का मतलब क्या होता है, एक क्षेत्र विशेष के अंदर बोले जाने वाली। तो सबसे बड़ा जो आधार है वो भौगोलिक है। बोली मुख्य रूप से किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है। आधुनिक हिंदी की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम दूसरे तरीके डिस्कस कर चुके। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि आधुनिक हिंदी का मतलब क्या है, खड़ी बोली, जिसे हमने मानक रूप दिया। ठीक है, खड़ी बोली जो है वो किस शताब्दी में, हिंदी की बात नहीं करें, आधुनिक हिंदी लगा है, मतलब 15वीं शताब्दी के आसपास खड़ी बोली को मानक रूप दिया गया था। 14 सितंबर 1949। तो 14 सितंबर 1949 में जब हमने किया तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, लगभग इसको तो हमने हिंदी को मान्यता प्राप्त की है, लेकिन उससे पहले हिंदी जो है आधुनिक हिंदी के रूप में आ चुकी थी। आधुनिक हिंदी का स्वरूप 15वीं शताब्दी में आकार लेने लगा था। राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? बहुत ही मतलब ये प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं कि राजभाषा क्या है, राष्ट्रीय भाषा क्या है, या राष्ट्रभाषा क्या है, इसको राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, और बोली क्या है। तो बोली हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं, जो सीमित क्षेत्र में होती है, जबकि राजभाषा का मतलब होता है जो कैसी होती है, राजभाषा प्रशासनिक की भाषा होती है, अर्थात सरकारी कामकाज, सरकारी गैर सरकारी प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं उसे हम राजभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा पूरे राष्ट्र की पहचान होती है, जैसे एक देश के अधिकतम नागरिकों के द्वारा बोला जाता है। हिंदी को, अब एक प्रश्न आपके लिए है कि भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है या राजभाषा का? कमेंट सेक्शन जरा लिख के बताइए। यहाँ राष्ट्रीय भाषा सांस्कृतिक पहचान होती है, जैसे कहते हैं ना, हिंदी हमारी आन है, शान है, अरमान है। ठीक है, तो हिंदी हमारी जो है एक देश की पहचान है। ठीक है, जबकि राजभाषा शासन और प्रशासन की भाषा कही जाती है। हिंदी में शब्द कहाँ से आते हैं? हमारी जो हिंदी है केवल संस्कृत से, केवल अंग्रेजी से, संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि भाषाओं से, या केवल उर्दू से? हिंदी एक मिश्रित भाषा जिसमें कई भाषाओं के शब्द लिए गए हैं। भाषा के विकास में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है? कवियों का, समाज का, सरकार का, या शिक्षकों का? तो भाषा जो है बिना समाज की भाषा हो ही नहीं सकती है। समाज का आधार भाषा होती है। भाषा समाज में प्रयोग से विकसित होती है, इसलिए समाज इसका सबसे बड़ा संवाहक होता है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न है समझ में आए होंगे। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली सीरीज में। धन्यवाद।